हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका की, अर्थात प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से आपसे अमूमन जो है, चाहे आप प्री का जो लॉ वाला पेपर देखते हैं या जीएस का पेपर देते हैं, और पीसीएस के साथ साथ यह पीसीएस का जो पेपर होता है जीएस का, इसमें जो पॉलिटी वाला सेक्शन होता है, इसके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से जो प्रश्न है आपसे अमूमन 1 से 2 प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। अगर आप भारतीय संविधान की उद्देशिका को ध्यान से पढ़े हैं तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसके जो शब्द हैं उनका इंटरप्रिटेशन करें, उसका अर्थ क्या है, और उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण डिसीजन हैं उनको भी हम कोरिलेट करने की कोशिश करें। तो अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको प्रियम्बल जो है याद होना ही चाहिए, और अदर जो सिविल एस्पिरेंट हैं तब भी आपको पता होना चाहिए उद्देशिका क्या है, इसके शब्द क्या है। अब ये जो शब्द आपसे पूछे जाते हैं वह कैसे पूछे जाते हैं आपसे, हम इसका भी डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारी उद्देशिका क्या है। तो इसमें देखिए कि हम भारत के लोग, यह बात सबसे पहले आपको पकड़ना है कि हम भारत के लोग अब आगे क्या कर रहे हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात कर रहे हैं। तो हम भारत के लोग एक गणराज्य बना रहे हैं, और वह गणराज्य कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक होगा। और इसके अंतर्गत फिर आगे हम क्या कर रहे हैं कि अपने नागरिकों को, हम भारत के लोग अपने नागरिकों को क्या देने की कोशिश कर रहे हैं? तो न्याय दे रहे हैं, स्वतंत्रता दे रहे हैं, समता उनको प्रदान कर रहे हैं, और उनको उनके अंतर्गत बंधुता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर न्याय हम कितने प्रकार की दे रहे हैं? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार की दे रहे हैं? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अवसर की जो है, और प्रतिष्ठा और अवसर की उनको समता प्रदान करने की कोशिश उनको प्रदान कर रहे हैं। और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को, इन सारे कार्यों को करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को इसको हमने क्या किया? अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और अपने ऊपर इसको लागू किया। तो अंगीकृत से तात्पर्य यह है कि हमने इसको स्वीकार किया, अधिनियमित किया से तात्पर्य यह है कि हमने इसको बना करके तैयार किया है, अधिनियम का रूप दिया है, और अपने ऊपर हमने इसको लागू किया है। तो आप देख रहे हैं कि भारतीय संविधान को कौन बना रहा है? हम भारत के लोग बना रहे हैं। हम भारत के लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, अर्थात जो संविधान सभा के सदस्य हैं उनके माध्यम से हम इस संविधान को बना रहे हैं। और किस लिए बना रहे हैं? तो अपने नागरिकों को न्याय प्रदान करने के लिए, स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, समता प्रदान करने के लिए। अब यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उन एक एक शब्दों का हम अर्थ जो है समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अर्थ जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ। तो हमने क्या देखा कि हम भारत के लोग एक गणराज्य बनाने की बात कर रहे हैं। गणराज्य बनाने की बात कर रहे हैं तो गणराज्य का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति या राजा, जो भी सर्वोच्च अधिकारी होगा। जैसे ब्रिटेन में क्या है, वहां का सम्राट सर्वोच्च होता है, और हमारे यहाँ भारत के अंतर्गत देखेंगे तो राष्ट्रपति सर्वोच्च होते हैं। तो यहाँ पर गणराज्य का अर्थ यह है कि जो सर्वोच्च पदाधिकारी होगा उसका पद जो है वह वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि उसका एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन होगा। और भारत और अमेरिका इसके उदाहरण है, ब्रिटेन इसका उदाहरण नहीं है, क्योंकि वहां पर जो राजा का पद होता है वह वंशानुगत होता है। लेकिन भारत और अमेरिका में देखेंगे तो जो राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, राष्ट्रपति, उसका निर्वाचन होता है एक निश्चित समय के लिए। अब इसमें आप जो है 3-4 शब्द और देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। तो यह 4 शब्द का अर्थ क्या हुआ, और क्या यह प्रारंभ से था, या इसमें कौन कौन से शब्द आपसे बाद में जोड़े गए हैं, इसको देखेंगे। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहला शब्द आता है। इसका अर्थ यह होता है कि भारत या हमारा जो देश है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अर्थात हम किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, और अपनी हम विदेशी नीतियों का निर्धारण करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। हमारे ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है। तो अब इसमें अगला प्रश्न उठता है कि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य क्यों हैं? क्योंकि राष्ट्रमंडल का सदस्य वही होता है जो ब्रिटेन का कभी न कभी उपनिवेश रहा है। तो हम इस अपने स्वतंत्र इच्छा से उस संगठन के सदस्य बने हुए हैं। हमारे ऊपर, हमारी संप्रभुता के ऊपर किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं है। दूसरा शब्द इसके अंतर्गत आता है समाजवादी। तो समाजवाद जो शब्द है यह संविधान में प्रारंभ से नहीं था, बल्कि आज तक देखेंगे तो उद्देशिका में मात्र अभी तक एक बार संशोधन किया गया है, और उसी के तहत यह समाजवादी और अखंडता शब्द को यहाँ पर जोड़ा गया था। तो समाजवादी से तात्पर्य क्या है? इसको सबसे पहले जानिए कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब समाजवाद का अर्थ होता है
राज्य के अंदर स्थित सभी संपत्तियों पर राज्य का स्वामित्व होगा। अर्थात राज्य में ऐसी कोई भी संपत्ति नहीं होगी जिस पर प्राइवेट जो है पोजीशन होगा, किसी का प्राइवेट स्वामित्व होगा। और यहाँ पर समाजवाद का अर्थ है कि राज्य के भीतर जो भी संपत्तियां हैं उस पर राज्य का स्वामित्व होगा, जिससे राज्य आर्थिक न्याय कर सके। क्योंकि आपने देखा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो हम आर्थिक न्याय कर पाएंगे जब पूरी संपत्ति राज्य के पास होगी, तो वह अपने अनुसार जो वंचित वर्ग होगा उसको संपत्तियां प्रदान करेगा। यह तो इसका मूल अर्थ है। अब हमारे यहाँ कौन सा समाजवाद का कौन सा रूप लागू है, इसको हम आगे देखेंगे। तो भारत में समाजवाद को वास्तविक स्वरूप में स्वीकार नहीं किया गया है, अर्थात जो मूलतः समाजवाद का अर्थ है उसी को हमने नहीं स्वीकार कर लिया, बल्कि हमने यहाँ पर लोकतंत्रात्मक समाजवाद शब्द को स्वीकार किया है। तो लोकतंत्रात्मक समाजवाद से तात्पर्य यह है कि हमारे समाजवाद में जनता की भी हिस्सेदारी है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनके भी यहाँ पर फैक्ट्रियां दिखेंगी, सरकारी भी कंपनियां दिखेंगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, लोकतांत्रिक समाजवाद को स्वीकार किया है। अब यहाँ पर आपको जब समाजवाद शब्द को पढ़ रहे होते हैं तो 2 केस को आपको जानना ही होता है। पहला है एक्सेलवियर बनाम भारत संघ 1979। इस केस में कहा गया कि इस सीमा तक इसको समाजवाद को लागू नहीं किया जाना चाहिए कि निजी स्वामित्व वाले वर्ग के हितों की उपेक्षा हो। समाजवाद को आप लागू कीजिए, देश में जो संपत्ति है उस पर राज्य का नियंत्रण हो, लेकिन इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि जो निजी स्वामित्व है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए या उसका हित जो है वह बर्बाद हो जाए। दूसरा आप देखेंगे DS नकारा बनाम भारत संघ 1983 का केस है, यह भी सुप्रीम कोर्ट का है। यहाँ पर कहा गया कि समाजवाद का मूल तत्व कमजोर वर्ग और कर्मकारों के जीवन स्तर को ऊंचा करना है और उनके लिए जन्म से लेकर के मृत्यु तक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना है। तो इसका अगर आप इंटरप्रिटेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि जन्म से लेकर के महिला जब गर्भवती होती है तो उसको टीके लगते हैं फ्री में सरकार के द्वारा, उसको पूरा जन्म तक उसको निःशुल्क रूप से, अगर आप देखेंगे गरीब परिवार है तो उसको पुष्टाहार और जो स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री है वो उपलब्ध कराई जाती है। अस्पताल में जन्म कराया जाता है, वहाँ भी निःशुल्क होता है। बाद में फिर उसको शिक्षा की, स्वास्थ्य की, यह तमाम जो है व्यवस्था दी जाती है। मर जाता है अगर तो उसकी जो है राज्य के द्वारा ही उसका अंतिम संस्कार तक की भी कराया जाता है। तो इतनी जो है गारंटी दी जाती है। और आगे यह कहा गया, यह स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपको मेंस के लिए काफी काम आने वाला है। यह कहा गया DS नकारा केस में कि भारत में जो समाजवाद लागू है यह गांधीवाद और मार्क्सवाद का अनोखा मिश्रण है, जो निश्चित रूप से गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। और यह वही समाजवाद का स्वरूप है जिसकी स्थापना हम भारत में करना चाहते थे। तो यह जो है बातें इतनी महत्वपूर्ण है समाजवाद को लेकर के। आगे हम तीसरा जो शब्द इसमें है प्रयोग किया जाता है, पंथ निरपेक्षता। तो इसका अर्थ क्या है हम इसको भी देखेंगे। तो देखिए, पंथ निरपेक्षता भी प्रारंभ से भारतीय संविधान की उद्देशिका के अंतर्गत नहीं था, बल्कि इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और एक शब्द में इसका, एक वाक्य में इसका अर्थ क्या होता है इसको समझिए। तो राज्य किसी भी धर्म को राज धर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा। यह राज्य नहीं कहेगा कि यह भारतीय धर्म है। यहाँ के लोगों का अलग अलग अपना धर्म होता है, लेकिन यह भारत देश का धर्म है। भारत किसी धर्म को अपना एक राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा, बल्कि वह क्या करता है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। इसके संबंध में आपको 2 केस जरूर पता होनी चाहिए। एक तो SR बोम्मई बनाम भारत संघ का केस है, जिस मामले में कहा गया कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप आधारभूत ढांचे का कॉन्सेप्ट जानते हैं, इसको आपके केस में कौन सा था, केशवानंद भारती के केस में इसको प्रतिपादित किया गया था। और उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लागू किया गया कि जो पंथ निरपेक्षता है वह संविधान का आधारभूत ढांचा है और इसमें सभी धर्मों व सामाजिक धार्मिक समुदायों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में पंथ निरपेक्षता का सकारात्मक रूप है। सकारात्मक रूप और नकारात्मक रूप से तात्पर्य यह है कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, हम सारे धर्मों को नकार रहे हैं, यह हो गया नकारात्मक रूप। लेकिन हम सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार कर रहे हैं, उनको समान रूप से सम्मान देते हैं, यह हो गया सकारात्मक रूप। तो यहाँ पर आप जो है भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर बात करेंगे तो पंथ निरपेक्षता का सकारात्मक रूप को स्वीकार किया गया है। अगला केस आता है अरुण राय का, यह 2002 का है, सुप्रीम कोर्ट का। इस मामले में कहा गया कि जो पंथ निरपेक्षता का सकारात्मक अर्थ है, जिसके अनुसार सभी धर्मों का ज्ञान होना चाहिए। अब सकारात्मक स्वरूप, जैसा कि आपने देखा SR बोम्मई के केस में इसको अपनाया गया, तो इस सकारात्मक रूप का अर्थ यहाँ पर बताया जा रहा है अरुणा राय के केस में।
यहाँ पर बताया गया कि सकारात्मक अर्थ यह होता है कि सभी धर्मों का ज्ञान होना चाहिए और जब ज्ञान होगा तभी उसके प्रति लोग आदर कर सकेंगे। यहाँ आगे कहा गया कि नागरिकों को सभी धर्म का ज्ञान कराया जाए ताकि उनमें एक दूसरे के प्रति आदर का भाव उत्पन्न हो। यह बात हो गई पंथ निरपेक्षता की। अब लोकतंत्र चौथा शब्द आता है। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है कि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं। तो यहाँ पर जो भारत का शासन चलाने वाला व्यक्ति है, जो प्रधानमंत्री है, वह जनता के द्वारा चुन करके एक सांसद के रूप में चुन करके जाता है और फिर वही जो है प्रधानमंत्री बनता है। अगर वह डायरेक्ट लोकसभा का सदस्य जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है तो हम जिस व्यक्ति को चुनते हैं विधायक के रूप में, हम जनता ने विधायक को चुना और विधायक और जो है वह मिल करके फिर क्या करते हैं, सांसद और विधायक मिल करके एक राज्यसभा के सदस्य को जो है चुनते हैं। फिर राज्यसभा का सदस्य जो है वह भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो लोकतंत्र में जो सरकार होती है जनता की होती है, जनता के लिए होती है और जनता के द्वारा बनाई जाती है। तो यह हो गया आपके जो 4 शब्द उद्देशिका के अंतर्गत आपको बताए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो यहाँ पर न्याय देने की बात की गई है। तो हम कितने प्रकार के न्याय जो है अपने नागरिकों को देने के लिए बात करते हैं। तो न्याय यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कितने प्रकार के न्याय, यह डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है कि कितने प्रकार के न्याय की बात जो है यह उद्देशिका के अंतर्गत की गई है। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यह अगर इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो आप जब भारतीय संविधान को पढ़ेंगे तो अंदर की जो धाराएं हैं उसमें आपको निकल करके आएगा। तो सामाजिक रूप से अगर कोई व्यक्ति पिछड़ा हुआ है, निर्धन है या वह जो है सामाजिक व्यवस्था के अनुसार बहुत उसके साथ भेदभाव किया जाता है तो उस न्याय को करने के लिए उसको आरक्षण जैसे प्रावधान किए गए, अनुच्छेद 17 जैसे प्रावधान किए गए जिसमें छुआछूत का प्रतिबंध जो है किया गया। आर्थिक न्याय से आप देखेंगे तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन निकल के आता है, जहां पर आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए ईडब्ल्यूएस जैसा प्रावधान किया गया। राजनीतिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है उसको आरक्षण दे करके वहां पर संसद में या विधानसभाओं में उसको प्रतिनिधि के रूप में विधायक या सांसद के रूप में बनाया जाता है। इसके बाद देखेंगे कि हम जो है न्याय तो हो गया 3 प्रकार की, फिर हम देखते हैं स्वतंत्रता देने की बात की गई है। स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इतने प्रकार की हम स्वतंत्रता देने की बात करते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप देखते हैं, इसी में विचार की भी स्वतंत्रता आ जाती है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। फिर विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता आप देखेंगे उधर 25 से लेकर के 30 के बीच में आपको मिलता है। फिर बंधुता की व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यह 2 प्रकार की बंधुता की बात की गई है। और समता जो है यह है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो यहाँ पर जो एकता और अखंडता शब्द है इसको आपको ध्यान रखना है, इसको भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है इसमें कितने बातें महत्वपूर्ण हैं जो कि आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो हम एक बार फिर से देखेंगे जो हमारा उद्देशिका है वह क्या प्रावधान करता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए हम इसको क्या करते हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये छोटा सा एक पैराग्राफ है जो कि आपसे कभी पूछा जाता है और आपने जितनी बातें बताई गई हैं अगर आप उस सारी बातों को याद कर लेते हैं 2-3 बार इस वीडियो को देख करके तो निश्चित रूप से यकीन मानिए कि आपका 1 से 2 प्रश्न यहाँ से कंफर्म रहेगा और वो आपका गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार के और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्वाइन भी कीजिए और मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।